तो ये किसी भी मोड में होगा उसको हम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बोलेंगे, जो फिजिकल फॉर्म में नहीं होता, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के, जो कंप्यूटर से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के माध्यम से जो क्रिएट किया जाता है उसको हम डिजिटल रिकॉर्ड बोलेंगे, राइट। अब इसमें एक टर्म है माइक्रोफिस, कोई बात नहीं, टेक्निकल लैंग्वेज है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप समझ जाइए कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या हो, कोई भी डेटा, कोई भी रिकॉर्ड, जो इमेज है, वो जो साउंड है, जो वीडियो है, जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जनरेट किया जाता है, दैट बिकम्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। सिक्योर सिस्टम का क्या मतलब होता है, एक सेकेंड, सिक्योर्ड है ना। अगर वो अगर आपने किसी के साथ शेयर कर लिया अपना पिन या अपना किसी को कार्ड दे दिया तो इनसिक्योर हो गया। तो जो रीजनेबली सिक्योर हो, जिसको कोई आसानी से अनऑथराइज एक्सेस ना कर पाए या मिसयूज नहीं कर सके, उसको हम सिक्योर बोलेंगे। अगर वो मिसयूज हो गया तो सिक्योर नहीं है। प्रोवाइड रीजनेबल लेवल ऑफ रिलायबिलिटी एंड करेक्ट ऑपरेशन, यानी कि जहां पे जो एरर है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो, कोई एरर का कोई संभावना नहीं हो और वो रिलायबल हो, ठीक है ना। तभी तो हम इतना कंफर्टेबली ऑनलाइन माध्यम से ट्रांजेक्शंस करते हैं, पैसे भेज देते हैं, क्योंकि हमको लगता है ये रिलायबल है। अगर हम थोड़ा सा सावधानी से रहे, अपने ओटीपी या अपने पासवर्ड्स या अपने सीवीवी नंबर दूसरे के साथ शेयर नहीं करेंगे तो कोई हमारा पैसा नहीं निकाल पाएगा। तो रीजनेबली सिक्योर है, रिलायबल है, राइट। फॉर रीजन, यस मैम। ठीक है। आर रीजनेबली सुटेड टू परफॉर्मिंग द इंटेंडेड फंक्शन, यानी जिस काम से उसको क्रिएट किया गया है, जो फंक्शन है उसका, उसको परफॉर्म करने के लिए वो सूटेबल हो, यानी कि वो कर सके। एटीएम है, पैसा निकालने के काम आ सके, जीमेल है, मेल भेजने के काम आ सके। अब हम मेल भेज ही रहे हैं, आपको पहुंच ही नहीं रहा, तो भी वैसे सिक्योर सिस्टम का कोई काम नहीं है। तो सिक्योर तब होता है जब उसको कोई और एक्सेस ना कर पाए, जब वो रिलायबल सोर्स है, कोई मतलब नॉर्मली जो उसके ऑपरेशंस होते हैं वो करेक्ट होते हैं, रिलायबल है। हर बार 5,000 निकालते तो 5,000 निकलता है, 10,000 नहीं कट जाता है, दैट मीन्स रिलायबल है, राइट। कभी अगर ऐसी प्रॉब्लम हुई तो हम बैंक में कंप्लेन करते हैं और वापस से वो हमें फीडबैक देते हैं कि क्या प्रॉब्लम हुई थी। जिस फंक्शन से उसको बनाया गया वो फंक्शन वो अच्छे से परफॉर्म करे एंड अडेयर टू जनरली एक्सेप्टेड सिक्योरिटी प्रोसीजर, यानी कि वहां पे जो भी सिक्योरिटी प्रोसीजर है फॉलो करने का, उसको वो फॉलो करे, तो वो सिस्टम सिक्योर सिस्टम कहलाएगा। जैसे कि मेरे लैपटॉप एक सिक्योर सिस्टम है, क्योंकि मैंने उसको पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर रखा है। मेरे अलावा कोई भी उसको अगर एक्सेस करना चाहेगा तो नहीं कर पाएगा, अदरवाइज उसके पास मेरे पासवर्ड होने चाहिए। जब तक मैं शेयर नहीं करूंगी मेरे आईडी से या मेरे कंप्यूटर से कोई दूसरा काम नहीं कर सकता है। तो रिलायबल हुआ है ना, उस फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है यस जिस मैम। फंक्शन को हम करना चाहते हैं, अनऑथराइज्ड और मिसयूज एक्सेस को रोक रहा है, और उसमें एक नॉर्मल सिक्योरिटी के फीचर्स हैं जो आपको इंश्योरिटी देता है कि ऐसे गलत आपके साथ नहीं होगा। अब जब हम अनऑथराइज्ड एक्सेस बोलते हैं तो दो तरह का एक्सेस होता है। जब पढ़ाया था तब भी मैंने एक्सेस बताया था। एक्सेस मतलब किसी के सिस्टम तक, किसी के कंप्यूटर तक, किसी के कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क में आपका आ जाना, आपका एक्सेस होना, उसके डेटा तक आप पहुंच गए, दैट मीन्स आपका एक्सेस है उस डेटा तक। ये दो तरीके से होता है। एक तो ऑथराइज्ड एक्सेस होता है, यानी जिसको ये परमिशन दी गई। अच्छा, आप लोग क्या इमेज यूट्यूब पे पोस्ट कर सकते हैं वीडियो? नो मैम। नहीं कर सकते, पर हम कर सकते हैं No, क्योंकि हमें ये एक्सेस दिया गया है। हमें सिमिज के, यूट्यूब के जो भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं उन्होंने हमें ये एक्सेस दिया है, तो हम एक्सेस कर सकते हैं। अनऑथराइज्ड एक्सेस कौन करता है? हैकर्स, जो हैक कर लेता है आपके सिस्टम सिक्योरिटी को और वो एंटर कर लेता है, जो प्रवेश कर जाता है उसमें, वो अनऑथराइज्ड एक्सेस। यानी एक्सेस दो तरह का होता है, ऑथराइज्ड एंड अनऑथराइज्ड। अनऑथराइज्ड एक्सेस इज ए क्रिमिनल ऑफेंस, राइट, जो अलाउड नहीं है, जो इलीगल है, उस पे पकड़े जाने पर आपके ऊपर कार्रवाई होगी। समझ में आया? वो कार्रवाई किस एक्ट के अंदर होगी? वो आईटी एक्ट के अंदर होगी। अब हुआ समझ में आया? ठीक है।
अब ओरिजिनेटर तुम्हें पता है, सेंडर को हम सिंपल टर्म में बता रही हूँ, ओरिजिनेटर मीन सेंडर, जो भी सेंडर सेंड करता है या स्टोर करता है या ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशन को विद द मीडियम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मैसेज को विद मीडियम ऑफ ALM, ठीक है ना, अर्थमेटिकल, लॉजिकल एंड मेमोरी फंक्शंस को यूज करते हुए जो मैसेज को ट्रांसमिट किया जाता है एक एंड से दूसरे एंड को, उसको हम ओरिजिनेटर कहते हैं। ओरिजिनेटर भेजने वाला कहलाता है। इंटरमीडियरी मैंने आपको बताया था, जैसे हम पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं तो गूगल पे, आपका यूपीआई, आपका भीम यूपीआई, आपके बैंक के जो एप्स है वो एक इंटरमीडियरी है, जीमेल है इंटरमीडियरी है, राइट। तो ये सिर्फ क्या कार्य करती है, फैसिलिटेट करती है एक आदमी को अपना रिकॉर्ड, अपना पैसा, अपना मैसेज एक एंड से दूसरे एंड पे ट्रांसफर करने में विद द हेल्प ऑफ टेलीकॉम प्रोवाइडर्स, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर, सर्च इंजन। गूगल क्या है, सर्च इंजन है, ऑनलाइन पेमेंट साइट्स एटसेट्रा। दीज आर इंटरमीडियरी, जो दो लोगों के बीच के काम को फैसिलिटेट करता है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से काम करने को। सब्सक्राइबर कौन हो गया, सब्सक्राइबर जिसने क्या किया, सब्सक्राइबर मीन्स ए पर्सन हुज नेम इन हुज नेम द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज इशूड। यानी कि मैं आपको, अब चलते हैं, ऑनलाइन बहुत सारे ऐसी चीज होती हैं जिसको आप डाउनलोड करना चाहेंगे तो पैसा मांगेगा आपसे। दिखा है कभी ऐसा कंटेंट, राइट, जो पैसा मांगता है, दैट मीन्स व्हाट। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग एसिमेट्रिक क्रिप्टो की के बारे में बात की थे हम लोग, राइट। प्राइवेट की एंड पब्लिक की के बारे में बात किए थे हम लोग। प्राइवेट की जो बनाता है, जो डॉक्यूमेंट या जो कंटेंट को क्रिएट करता है, राइट, और उसको क्या करता है, लॉक कर देता है। लॉक क्यों कर देता है, यार मैंने इतनी मेहनत से कि सब मुफ्त में क्यों देखेंगे, वो उसका मतलब होता है कि अगर इस चीज को कोई यूज करना चाहता है तो वो मुझसे खरीदे। समझ में आया, मैं उस एग्जांपल दे रही हूँ उस रेफरेंस में जहां पे आपको लगता है कि दिस इज लॉक्ड, ठीक है, आपको पेमेंट करने के बाद आपका ये अनलॉक हो जाएगा। मैं उस एग्जांपल को लेकर के ये एसिमेट्रिक क्रिप्टो की के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। तो दो की हो गया, प्राइवेट की एंड पब्लिक की। प्राइवेट की को करते हुए क्रिएट कंटेंट को क्रिएट किया क्रिएटर ने, उसने उसमें ताला लगा दिया। सर्च करते करते हम पहुंचे उस जगह पे, ठीक है ना, सर्च इंजन इंटरमीडियरी करते करते उस जगह पे पहुंचे और हमारे काम की चीज निकल आई। अब हम चाहते हैं ये जो असाइनमेंट है इसका सारा आंसर इसमें दिया गया है, कहाँ से मिल जाए, लेकिन वो खुल नहीं रहा है, राइट। आपको बोल रहा है पे करिए। अब आप क्या करेंगे, पे कर देंगे। मान लीजिए इमरजेंसी है, आपने पे कर, क्योंकि आपको वो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे होते हैं जिसको, अच्छा, अनअकैडमी बहुत सारे फ्री लेक्चर्स होते हैं जो आप ऐसे ही देख सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लेक्चर्स के लिए आपको उसका मेंबर होना पड़ता है। जब आप उसका सब्सक्रिप्शन परचेज कर लेते हैं, जब आप उससे बाई कर लेते हैं, तो वो क्या करता है, आपको वो एक पासवर्ड देता है। जो पासवर्ड वो सुयश को दे रहा है वही पासवर्ड वो खुशी को नहीं देगा, वही पासवर्ड वो आदर्श को नहीं देगा। हर एक खरीदने वाले को, हर एक सब्सक्राइबर को वो अलग अलग पासवर्ड देगा। समझ में आया। अब उसने बोला कि भाई अब तुम जाओ और तुमको जो कंटेंट हमारे से लेना है पोर्टल से जाओ, जाके पढ़ो, खोलो, देखो, कोई प्रॉब्लम आएगा तो मुझे मेल करो, राइट। अब आपको वो चाबी मिल गई जो उसने आपको दी है, दैट मीन्स दैट बिकम्स पब्लिक की एंड पब्लिक की इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट सब्सक्राइबर। अब आपने क्या, वो चाबी क्या है, वो पासवर्ड ही तो चाबी है, राइट। अब आपने उसमें वो पासवर्ड डाला जो आपको पब्लिक की उस क्रिएटर ने दिया है, ठीक है ना। आपका पब्लिक की उसके प्राइवेट की से मैच हो गया, राइट। है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग यूज कर रहा है। एसिमेट्रिक क्यों, क्योंकि एक ही जैसा पब्लिक की सबके पास नहीं है, और जो क्रिएटर का की है वो सब्सक्राइबर के की से डिफरेंट है, इसीलिए वो मैच नहीं कर रहा। लेकिन जब आप दोनों का की मैच कर जाएगा तो आपके लिए वो कंटेंट खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा और आप देख सकते हैं। यानी कि वो जो डॉक्यूमेंट है वो क्या है, लॉक किया गया है, राइट। और ये सिर्फ उसको दिया जाता है जिसके पास पब्लिक की है, जिसके पास उसने अलाउ किया है कि आप मेरे कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं, राइट। समझ में आया। तो सब्सक्राइबर वो हो गया जिसको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू किया गया है यूज करने के लिए, ठीक है। आएंगे इस पे भी। वेरीफाई, वेरीफाई कैसे करते हैं हम, दो स्टेप है। इनिशियली सबसे पहला होता है कि आप क्रिएट करिए कंटेंट को और उसको उसको आप सेव कर लीजिए प्राइवेट की से, ठीक है। और उस प्राइवेट की से आपने उसको सेव कर लिया, अब उसको कोई नहीं टच कर सकता जब तक कि आपने जो पब्लिक की इशू किया वो मैच ना कर जाए, ठीक है ना। जब की और लॉक दोनों
एक दूसरे को मैच कर जाएगा तो वो खुल जाएगा, यानी वेरीफाई हो गया। वेरीफाई होने का मतलब वही खोल, अगर मैं चाहूँ उस कंटेंट को खोलना तो नहीं खोल सकूंगी, राइट? क्यों? क्योंकि मैं 2 बार पासवर्ड डालने की कोशिश करूंगी लेकिन नहीं खुलेगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास पब्लिक की नहीं है, राइट? लेकिन खुशी चाहेगी तो खोल लेगी क्योंकि उसने सब्सक्राइब कर लिया, उसके पास की है, उसके लिए खुल जाएगा, राइट? तो वेरीफाई हो गया कि कौन खोल रहा है, तो ओरिजिनल सब्सक्राइबर खोल रहा है इस डॉक्यूमेंट को, ठीक है? जिसको हमने परमिशन दिया है वही हमारे साइट तक पहुंच रहा है और इसको यूज कर रहा है। एक ये हो गया। और दूसरा, आपके पास वो आया है, ठीक है, भेजा आपको, मान लो कि अनअकैडमी ने आपको कोई फाइल भेजा है, डॉक्यूमेंट भेजा है, लेकिन क्या किया, किसी तीसरे आदमी ने बीच में उस फाइल को खोल दिया और उसमें कुछ कुछ चेंजेस कर दिया। वो तीसरा आदमी कौन होगा? ऑब्वियसली अनऑथराइज्ड एक्सेसर होगा, हैकर होगा कोई, जो मान लो उस डॉक्यूमेंट को चेंज कर देता है, राइट? हैकर्स ऐसा कर सकते हैं, सब लोग नहीं करते हैं, इसीलिए वो रिलायबल भी है। लेकिन मान लो किसी ने, अब आपको ये भी वेरीफाई करना है कि जो मेरे पास कंटेंट आया है वो क्या अनअकैडमी द्वारा भेजा गया हुआ कंटेंट ही है या बीच में इसको किसी ने चेंज कर दिया है। जैसे ही बीच में कोई उसको चेंज करेगा, उसका प्राइवेट की हो जाएगा, क्या बदल जाएगा, क्योंकि प्राइवेट की क्या होता है, क्रिएटर जब क्रिएट करता है कंटेंट तो उसको प्राइवेट की से सेव करता है, ठीक है? प्राइवेट की नंबर फॉर्म में भी हो सकता है, तो उसका मान लो नंबर 1 2 3 4 5 है, बीच वाले ने क्या किया, उसमें कुछ चेंजेस कर दिए, अब उसका नंबर अपने आप चेंज हो जाएगा, 1 2 3 4 5 की जगह पे कुछ और हो जाएगा, 5 6 7 8 हो जाएगा, राइट? अब आप खोलने की कोशिश करोगे, या तो वो खुलेगा नहीं, या अगर खुलेगा तो आप देखेंगे कि नहीं, प्राइवेट की बदल गया है, जो पूरा कंटेंट खुला है वो एकदम अजीब ही खुल रहा है, ठीक है? XYZ कुछ 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 दिख रहा है, मीन्स की एरर आ जाएगा। समझ में आया? उस डॉक्यूमेंट में क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो भेजा गया फाइल है वो करप्टेड फाइल है, वो ओरिजिनल फाइल नहीं है। कभी कभी हम बोलते हैं ना ये करप्टेड है, करप्ट हो गया है, खुल नहीं रहा है, राइट? करप्ट होने का मतलब है कि उसमें किसी तरह का बीच में, जब वो ट्रांजिट के बीच में था, उसमें किसी तरह का प्रॉब्लम आया और अब वो ओरिजिनल फाइल नहीं रहा, किसी ने तो इसमें कुछ तो गलत किया है, राइट? समझ में आया? ये वेरिफिकेशन करने का तरीका है। 2 चीज वेरीफाई करते हैं आप, एक तो वही ऑथराइज्ड एक्सेसर एक्सेस कर रहा है कि नहीं कर रहा विद द हेल्प ऑफ पब्लिक की, और दूसरा जो सेंडर है, जो हमारे पास डॉक्यूमेंट आया वो डायरेक्ट फ्रॉम सेंडर आया है या बीच में इसमें किसी ने, किसी और थर्ड पर्सन ने कुछ छेड़खानी की है, राइट? ये दोनों चीज वेरीफाई हो जाती है। जब दोनों ही चीज से आप सेटिस्फाई हो जाते हैं, दैट मीन्स कि जहां से ओरिजिनेट हुआ था और जिसके लिए जाना था वो वहीं पे पहुंचा है, एकदम सही गया है। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम हो रही है समझने में? नहीं ना, ठीक है। अब हम एट्रीब्यूशन है, एट्रीब्यूशन का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी? ठीक है ना, मेरे जीमेल आईडी को यूज करके किसी थर्ड पर्सन ने कुछ भेज दिया, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो जाएगी? मेरी ही होगी ना, थर्ड पर्सन की होगी। देखो, बैंक में मैं जब काम करती थी तो वहां पे पासवर्ड का बहुत महत्व था, इसलिए क्योंकि मान लो आपके पासवर्ड को यूज करते हैं, कोई ऐसा ट्रांजेक्शन कर आपके किसी और अकाउंट से, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मेरा पासवर्ड है, मुझे बैंक ने बोला कि कॉन्फिडेंशियल, डोंट शेयर विद एनीबॉडी, कितना भी तुम्हारा सगा हो तुम ये पासवर्ड नहीं शेयर करोगी, राइट? मैंने शेयर कर लिया, ठीक है ना, एकदम से इमरजेंसी आ गई और मैंने अपने अपने कलीग को बता दिया ये मेरा पासवर्ड है, ये पहला काम कर देना, मैं भी बाहर हूँ। उसने कर दिया, लेकिन उसने क्या किया, किसी समय ऐसा हुआ कि उसने मेरे उसको उसके पास मेरा पासवर्ड चला गया। अब वो क्या किया, उसी पासवर्ड को यूज करके उसने किसी सी के अकाउंट से कुछ पैसे अपने अकाउंट में या किसी डी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, पकड़ाएगा कौन? कौन पकड़ाएगा? मैं ना, मैं मानी जाऊंगी कि मैंने किसी सी के अकाउंट में जिसने मुझे कोई चेक दिया ही नहीं था पैसा निकालने के लिए, ट्रांजेक्शन के लिए, मैंने उसके अकाउंट में से 50,000 लिया और अपने परिवार के किसी अकाउंट में भेज दिया। मैं अपने अकाउंट में नहीं भेजा, अपने किसी दोस्त, किसी परिवार वाले के अकाउंट में भेज दिया। क्या होगा? आपके आईडी से, समझ में आया? आपके आईडी से ये ट्रांजेक्शन हुआ है, दैट बिकम्स आई बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर दोस ट्रांजेक्शन, राइट? इतना महत्व होता है पासवर्ड का। तो एट्रीब्यूशन किसका होगा? एट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल बी एट्रीब्यूटेड टू ओरिजिनेटर। जिसके अकाउंट से वो काम किया गया है वो एक्चुअली ओरिजिनेटर खुद होता है, ठीक है? तो इफ इट वाज सेंट बाय द ओरिजिनेटर, अगर मैंने ही भेजा है तो मैं एट्रीब्यूटेबल हूं, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी ओनस बनती है। By a person who had the authority to act on behalf of the originator in respect of the electronic record, किसका एट्रीब्यूशन होगा? जिसको मैंने अपना पासवर्ड दिया है,
ठीक है, अगर वो भेजता है तो क्या होगा, अगर वो भेजता है तो मैंने अपना पासवर्ड बताया तब तो उसने भेजा, तो भी किसकी होगी। अगर मान लो मैं अब दूसरा एग्जांपल देती हूँ कि को है, कहीं 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 पे को ऑथेंटिकेशन की जरूरत होती है, दो दो ऑथेंटिकेशन की जरूरत होती है, राइट, उसको ज्यादा सेफ गार्ड करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, मान लो अगर दो पार्टी है तो दोनों पार्टी की ऑथेंटिसिटी हो जाएगी, राइट। एक तो जो लोग जहां से ओरिजिनेट हुआ है वो रिस्पॉन्सिबल होगा, एक वो जो मैंने तो नहीं भेजा लेकिन मेरे अकाउंट से गया है, और तीसरा है बाय एन इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द ओरिजिनेटर टू ऑपरेट ऑटोमेटिकली। कभी कभी ये ऑटोमेटिकली भी ऑपरेट होता है, अगर आपने जैसे वो कंडीशन टर्म एंड कंडीशन आता है और आप उसको क्या करते हैं, टिक कर देते हैं बिना पढ़े हुए कि, तो वो क्या होता है, ऑटोमेटिकली वो कट जाता है आपके अकाउंट से, राइट, क्योंकि आपने शुरू में अग्री कर दिया है कि मुझे ये चाहिए या नहीं चाहिए। तो कभी कभी सिस्टम द्वारा, प्रोग्राम के द्वारा भी हो जाता है, ठीक है, लेकिन एट्रीब्यूशन हर हालत में किसकी होगी, तो जिसके आईडी से वो जा रहा है। मैंने भेजा है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने किसी के साथ अपनी आईडी शेयर किया हुआ है तो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर ऑटोमेटिक मोड में कुछ जाता है तो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समझ में आया, क्योंकि मैंने उस टर्म्स एंड कंडीशंस को टिक किया था, राइट। समझ में आया, यस मैम। ठीक है। अब चलते हैं एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीट्स पे। एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीट यानी कि मैंने पहले क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को कभी भी जो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कैसे भेजे जाते हैं, वो नॉर्मली मैंने कहा था रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजे जाते हैं। क्यों, ताकि आपके पास ये एक रिकॉर्ड रह सके कि जो आप भेज रहे हैं वो अगर उसको नहीं भी मिला तो भी आपने अटेम्प्ट किया था उस तक पहुंचाने का। होता है ना, रजिस्टर्ड पोस्ट में आ जाता है आपके पास अटेम्प्टेड बट द हाउस इज लॉक्ड बट द एड्रेस इज नॉट अवेलेबल, व्हाटएवर जो भी रीजन आता है वो लिख करके आ जाता है। दैट मींस यू made a proper attempt to deliver that particular document। तो acknowledgement of receipt का मतलब आपने तो डॉक्यूमेंट भेज दिया, आपने तो इंफॉर्मेशन दिया मेल के थ्रू या किसी भी थ्रू भेजने का सामान को, ये पहुंचा कि नहीं पहुंचा, कैसे हो सकता है ये, where the originator has not agreed with the addressee that the acknowledgement of receipt of electronic record be given in a particular form or by a particular method। यानी कि जहां ओरिजिनेटर ने कुछ ऐसा एग्रीमेंट नहीं किया है एड्रेसी के साथ कि जब आपको ये मेल मिल जाए तो आप मुझे फोन कर दीजिएगा, समझ में आए, या आप हमको एक रिप्लाई कर दीजिएगा। वहां पे कैसे अगर मैनुअली कर दिया रिप्लाई तो ठीक है, आपने मैनुअली फोन करके या मेल करके मुझे रिप्लाई कर दिया कि आई रिसीव दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, तो कोई बात ही नहीं। अगर नहीं किया है तो एनी कम्युनिकेशन बाय द एड्रेसी ऑटोमेटेड और अदरवाइज, कोई भी कम्युनिकेशन जो होता है रिसीव करने वाले के पास से, वो या तो मैनुअल हो सकता है या वो ऑटोमेटिक हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो उसने आपको मेल करके रिप्लाई किया या फोन करके रिप्लाई किया तो ठीक है, मैनुअल वे में रिप्लाई कर दिया। अगर उसने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आपको रिप्लाई किया तो आपको इलेक्ट्रॉनिकली रिप्लाई मिल गया, या फिर ऑटोमेटिक, जैसे व्हाट्सएप पे हम कुछ भेजते हैं किसी को तो होता है ना, टिक मतलब पहुंच गया, डबल टिक मतलब उसको डिलीवर्ड हो गया, ब्लू टिक मतलब कि वो रिसीव्ड हो गया। तो क्या ऑटोमेटिक तरीका हुआ रिसीव करने का, ठीक है। तो एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीट्स होता है कई बार मैनुअली, कई बार आपको बता के इलेक्ट्रॉनिक मोड में आपको उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया, और कई बार वो ऑटोमेटिक आपको सिस्टम से पता चल जाता है कि इट हैज बीन डिलीवर्ड। कई बार हम मेल करते तो हमको बाउंस बैक हो जाता है, क्योंकि अगर वो गलत पोस्ट पे चला जाता है, गलत आईडी पे, तो बाउंस बैक होकर के आ जाता है कि ये रॉन्ग है, ठीक है ना, आप एक बार चेक कर लीजिए अपना ईमेल आईडी, आ जाता है। तो ये एक्नॉलेजमेंट होता है कि आपने जो भेजा था वो एड्रेसी को मिला या नहीं मिला, या आपको पता चल जाता है। समझ में आया, इस तीनों तरीके से ये पता चल सकता है। Where the originator had stipulated that the electronic record shall be binding only on receipt। अच्छा, कुछ कंडीशन ऐसा भी हो सकता है जहां पे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का ये प्रोविजन हो कि जब तक आपको रिसीव नहीं हुआ तब तक हम नहीं समझेंगे कि ये बाइंडिंग है। समझ में आया, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में भी यही होता था, जब तक ऑफरर को ये एक्सेप्टेंस मिल नहीं जाता था तब तक क्या होता था, तब तक एक्सेप्टेंस, तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता था जब तक उसको मिल ना जाए, राइट।
Yes, है ना, ma'am. तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं। तो इसी तरह यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में भी ये तब ऐसा हो सकता है, अगर ओरिजिनेटर ने ये पहले से अपना एक शर्त बना के रखा हो, कंडीशन बना के रखा हो कि ये तब तक बाइंडिंग, दैट द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल बी बाइंडिंग, ये रिकॉर्ड तभी एक बाइंडिंग के रूप में होगा, तभी एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में फॉर्म होगा जब आपको ये मिल जाएगा, जब आपको ये पहुंच जाएगा। जब तक अनलेस acknowledgement has been so received, the electronic record shall be deemed to have been never sent by the originator। यानी जब तक वो मिल नहीं जाता और इसका एक्नॉलेजमेंट वापस से वो दे, मुझे कुछ भेजा गया और मैंने आपको रिप्लाई नहीं किया, जब तक, तब तक ये माना जाएगा कि आपको मिला ही नहीं है। ओरिजिनेटर ये समझेगा कि आपको रिकॉर्ड नहीं मिला है। समझ में आया? ये कंडीशन है, समझ में आया? नेक्स्ट है वेयर द ओरिजिनेटर हैज नॉट, अगर ओरिजिनेटर ने ऐसा कंडीशन नहीं रखा है, हैज नॉट स्टिपुलेटेड दैट द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल बी बाइंडिंग ओनली ऑन रिसिप्ट ऑफ द एक्नॉलेजमेंट, यानी जहां पे ओरिजिनेटर ने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी कि नहीं आपको जब मिल जाएगा तभी वो वैलिड होगा, वहां पे क्या होगा, वहां पे the acknowledgement has not been received by the originator within the time specified or agreed, or if no time has been specified or agreed to within a reason। अगर जहां पे ये कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आप जब तक मुझे रिप्लाई नहीं कर देंगे तब तक मैं नहीं समझूंगा, तब तक क्या होगा, तो आप एक रीजनेबल टाइम के अंदर ये चीज नोटिस दे दीजिए उनको कि हमको मिल चुका है, तब वो बाइंडिंग होगा। ठीक है, एक स्पेसिफिक रीजनेबल टाइम के अंदर वो आप वापस मिल जाना चाहिए। मेरे ख्याल से ये 2 बार लिखा गया है, मैं इसको एडिट कर दूंगी या तुम लोग अपने में कर लेना। देन द ओरिजिनेटर मे गिव नोटिस टू द एड्रेसी stating that no acknowledgement had been received by him, specifying a reasonable time by which the acknowledgement must be received by him। ठीक है, and if no acknowledgement is received within the aforesaid time limit, he may, after giving notice to the addressee, treat the electronic record as though it has never been sent। यानी कि 2 कंडीशन हो सकता है, एक में मैंने पहले बता दिया कि भाई तुम मुझे एक्नॉलेजमेंट भेज देना तभी मैं समझूंगा कि तुम्हें मिल गया और कॉन्ट्रैक्ट फाइनल होगा। एक में मैंने ऐसा कुछ अग्रीड नहीं किया है, लेकिन आप एक रीजनेबल टाइम में मुझे नोटिस देकर के बता दीजिए कि मुझे मिल गया है। अगर आपने उस रीजनेबल टाइम में मुझे जो लिमिटेड टाइम था वो नोटिस नहीं दिया एड्रेसी ने, तो फिर ये माना जाएगा। ठीक है, तुरंत मत बताओ, लेकिन एक टाइम भी पीरियड के अंदर मुझे बता दो। अगर तब भी बीत जाने के बाद भी नहीं पता चला और आपके तरफ से कोई भी एक्सेप्टेंस नहीं आया, तो क्या माना जाएगा कि आपको नोटिस नहीं मिला है, आपको वो लेटर या आपको वो डॉक्यूमेंट नहीं रिसीव हुआ है। ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है। टाइम एंड प्लेस ऑफ डिस्पैच ऑफ रिसीट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। टाइम एंड प्लेस का मतलब होता है किस समय किस जगह पे माना जाएगा कि तुमने रिकॉर्ड डिस्पैच कर दिया, और किस समय किस जगह पे माना जाएगा कि उनको ये रिकॉर्ड मिल गया या उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। सबसे पहले डिस्पैच का, डिस्पैच मतलब अब आपके कंट्रोल में नहीं है वो सामान जिसमें अब आप चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, जब तक ये चीज माना जाएगा कि वो रिकॉर्ड आपके सोर्स के बाहर चला गया, यानी आपके कंप्यूटर से आपने क्या कर दिया, एंटर करके उसको कर भेज दिया, सेंड कर दिया। ठीक है, सेंड करने के बाद थोड़ी देर का टाइम होता है अनडू करने का, होता है ना, होता है अनडू करने का टाइम मेल पे थोड़ी देर के लिए हो देता है, लेकिन वो टाइम पीरियड भी बीत जाने के बाद अब क्या आप अपने सेंड मैसेज पे कुछ चेंज कर सकते हो, उसको वापस से रिट्राइव कर सकते हो? No, ma'am. नहीं कर सकते। यानी कि जिसके बाद आपका कंट्रोल, यानी कि सेंडर ओरिजिनेटर का कंट्रोल उस डॉक्यूमेंट पर से, उस रिकॉर्ड पर से खत्म हो जाता है और वो दूसरे के सोर्स में एंटर, दूसरे के सोर्स यानी दूसरे के कंप्यूटर में, दूसरे के रिकॉर्ड में, दूसरे के मेल में एंटर कर जाता है, तब वो टाइम ऑफ वो प्लेस टाइम ऑफ डिस्पैच माना जाएगा। ठीक है, मैंने व्हाट्सएप किया आपको मैसेज और 7 मिनट के अंदर अगर मैंने डिलीट फॉर ऑल नहीं किया तो 7 मिनट के बाद मेरा उस पर कोई कंट्रोल नहीं रह जाता है, वो डिस्पैच माना जाएगा। ठीक है, अगर मैंने डिलीट कर दिया तो वो वापस मैंने उसको ले लिया और मैं सुधार करके भेज सकती हूँ आपको। समझ में आया? Yes, तो ma'am. डिस्पैच टाइम या प्लेस Yes. माना जाता है उस जगह पे जिस आईपी एड्रेस से आपने भेजा है और जिस टाइम में आपने भेजा, और जब आपका उस पर से कंट्रोल ओरिजिनेटर का खत्म हो जाता है, वो मोमेंट टाइम ऑफ डिस्पैच कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के लिए। ठीक है, रिसिप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कब माना जाएगा? जब आपके सोर्स में वो एंटर कर गया, यानी कि 2-3 बातें हो सकती है। अगर वो आपका पर्सनल मेल पे जा रहा हो जिसका एक्सेस आपके पास 24 आवर्स होता है, जैसे आपके मोबाइल पे
गया, आप मोबाइल पे कभी भी चेक कर सकते हैं, तो वो उसी समय जब आपके सोर्स में एंटर कर गया वो टाइम ऑफ रिसीट माना जाएगा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का, कि इस समय में मैंने 11 बजे भेजा और 11:04 में तुमने देख लिया, ठीक है ना, वो टाइम ऑफ रिसीट हो गया, तुम्हें मिल गया 11:04 पर। लेकिन मान लो मैंने तुम्हारे कंपनी के ईमेल एड्रेस पे भेजा और तुम्हारे पास कुछ एक्सेस करने के लिए नहीं है, कंपनी के ही सर्वर ऑन होगा और तभी जाकर के आप उस चीज को देख सकते हैं, तो और मान लो मैंने आपको सैटरडे को भेजा, तो अब आप कब रिसीव करेंगे उस डॉक्यूमेंट को? मंडे को जब आप ऑफिस जाएंगे तब, राइट? तो आपके लिए इस कंडीशन में आपका जो रिसीट टाइम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जब आप ऑफिस जाएंगे और अपना मेल खोलेंगे सर्वर ऑन करके और आपको मिल जाएगा, तब आपके लिए वो रिसीट टाइम होगा। समझ में आया? यस मैम। तो ये डिस्पैच और रिसीट से रिलेटेड है। सेक्शन 13 में बताया गया कि टाइम एंड प्लेस कब डिस्पैच का माना जाएगा और कब उस डॉक्यूमेंट रिसीव हो गया इसका माना जाएगा, राइट? तो रिसीट के लिए होता है जब वो दूसरे पार्टी के यानी कि एड्रेसी के सोर्स में एंटर कर जाता है और एड्रेसी उसको चेक कर लेता है तो रिसीट हो गया, या एड्रेसी उसको एक दिन बाद 2 घंटे बाद रिसीट चेक कर रहा है तो फिर 2 घंटे बाद उसका रिसीवल का टाइम होता है, ठीक है? ये मैंने नीचे लिख दिया, इफ द एड्रेसी हैज नॉट डेसिग्नेटेड अ कंप्यूटर रिसोर्स अलोंग द स्पेसिफाइड टाइमिंग्स, यानी वही उसी समय अगर आपको एंट्री नहीं मिलती है तो जब आप करेंगे वो टाइम माना जाएगा आपका रिसीट का टाइम एंड प्लेस भी, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? अब है सेक्शन 35, बहुत सारे इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने उसको नहीं ऐड किया है। प्रोसीजर टू ऑब्टेन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट। क्या प्रोसीजर है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट को लेने का? अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट, सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो है वो किसको दिया जाता है? वो प्रोफेशनल्स को दिया जाता है, डायरेक्टर्स को दिया जाता है, ठीक है? वो इशू किया जाता है किसके द्वारा? उसके द्वारा जिस चीज को, जैसे आप सीएस हो तो आपको सीएस के लिए जो होता है बना हुआ हमारा ऑल इंडिया में जो है, जैसे आप मेडिकल प्रैक्टिशनर हो तो आईएमए जो होता है वो, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। उसी तरह मैं डॉक्टर प्रोफेशन की बात कर रही हूँ, मेडिकल में है तो आईएमए जो होता है वो आपको वो देता है, ठीक है ना, एज ए प्रैक्टिस करने, इलेक्ट्रॉन ऑनलाइन प्रैक्टिस करने का आपको सर्टिफिकेट देता है। इसीलिए जो प्रोसीजर टू ऑब्टेन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट है वो ये रिसीव करने के लिए पहले क्या किया जाता है? एप्लीकेशन दिया जाता है। एप्लीकेशन के साथ क्या क्या? सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट, अगर आप सीएस है तो अपना सीएस का जो आपका प्रैक्टिस का स्टेटमेंट है आप वो दे सकते हैं, जो आपको प्रोवाइड किया गया सर्टिफिकेट वो दे सकते हैं। उसके बाद फीस, जो कुछ भी हो, जो भी वहां के एजी ने, ठीक है ना, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने जो भी फी तय किया गया है वो, लेकिन 25,000 के अंदर ही होता है वो फी, वो सब आप देंगे सर्टिफाइंग ऑफिसर को। तो आपको ये तीनों चीज देखने के बाद वो वेरीफाई करेगी ऑन रिसिप्ट ऑफ एन एप्लीकेशन ऑफ द इशू ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, यानी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट को इशू करने के लिए एप्लीकेशन, प्रैक्टिस स्टेटमेंट, फी, तीनों चीज आपने दे दिया तो वो उस चीज को एक बार क्रॉस चेक करेगी, वेरीफाई करेगी, आईएमए से वेरीफाई करेगी क्या इनका ये जो लाइसेंस आपने इशू किया था वो अभी भी है या इसको कैंसिल कर दिया गया किसी भी कारण से, ठीक है? जो इनको सीए या सीएस का दिया गया था लाइसेंस वो अभी भी है या इसको कैंसिल कर दिया गया, किसी गलत तरीके से इन्होंने यूज किया और कभी कभी ये लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। तो अगर वो वेरीफाई करेगी, अगर सारे टर्म्स एंड कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो वो क्या करेगा? सर्टिफाइंग ऑफिसर आपको एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू कर देगा, जिसके माध्यम से अब आप इलेक्ट्रॉनिकली काम कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट्स को भेज सकते हो, रिसीव कर सकते हो। जितने भी ऑनलाइन प्रैक्टिशनर्स है वो इनके पास सर्टिफिकेट होता है और तभी वो अपना प्राइवेट की लगा करके अपना सामान रखते हैं और अपने सब्सक्राइबर को देते हैं। समझ में आया? यस मैम। सेकेंड है रिवोकेशन। रिवोकेशन, कब ये रिवोक होगा, कब ये कैंसिल किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट को? अगर आपने कोई फॉल्स फैक्ट दिया था, ठीक है ना, कोई गलत झूठ मूठ की बातें रख करके, आप एक्चुअली नहीं है लेकिन आपने कहीं से कॉपी पेस्ट करके कोई स्टेटमेंट जमा कर दिया हो, प्रैक्टिस स्टेटमेंट, ठीक है, आप सीए नहीं है लेकिन आपने जमा कर दिया, अगर ये पकड़े गए आप तो आपका कैंसिल कर दिया जाएगा, रिवोक कर दिया जाएगा जो सर्टिफिकेट आपको मिला है वो। आपने कुछ बात छुपाई, ठीक है, जो चीज आपको फर्निश करने के लिए बोला गया था, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने के लिए बोला गया था, वो चीज अगर आपने छुपा ली तो भी आपका क्या हो जाएगा? रिवोक हो जाएगा। डेथ एंड इंसॉल्वेंसी, ये इसलिए क्योंकि दोनों ही कंडीशन में ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना आप
इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट अगर आपको मिल गया तो आप अपने सब्सक्राइबर के साथ, लेकिन दोनों ही केसेस में पार्टी इज नॉट एलिजिबल फॉर कॉन्ट्रैक्ट। डेथ हो गया तब तो कोई बात ही नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता। और इंसॉल्वेंट भी जो होता है वो क्या होता है, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, इसीलिए इस केस में भी वो रिवोक हो जाएगा। issuance requirements not satisfied, अगर जो रिक्वायरमेंट है यानी जो एलिजिबिलिटी है आपको देने के लिए, जैसे आपके पास प्रैक्टिस सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर आपका इतने सालों से उसमें काम कर एलिजिबिलिटी जो है काम करते रहना चाहिए, वो सब अगर कुछ सेटिस्फाई नहीं होता है तो भी आपका जो सर्टिफिकेट इशू हुआ है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। सिस्टम कॉम्प्रोमाइज, सिस्टम कोलैप्स कर जाता है, ठीक है ना। आपको एक जगह से तो मिल गया है सर्टिफिकेट, लेकिन दूसरी किसी अथॉरिटी से आपका वो सर्टिफिकेट कैंसिल, प्रैक्टिस सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है। तो क्या होगा ऐसे कंडीशन में, इन सारे कंडीशन के में से किसी भी एक कंडीशन के होने से क्या होगा, जो ईएससी इशू किया गया है वो कैंसिल हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, सेक्शन 43 क्या बोलता है, पेनाल्टी एंड कॉम्पनसेशन फॉर डैमेजेस। किस कंडीशन में क्या पेनाल्टी होगी, दे आर डिफरेंट पेनाल्टीज एंड कॉम्पनसेशन, ठीक है। सबसे पहला है कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क। ये तो अब बताने की जरूरत नहीं, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर सिस्टम क्या है, नेटवर्क क्या है। इसमें अगर आप अनऑथराइज्ड एक्सेस करते हैं तो पेनाल्टी लगेगी। मैंने कहा था ना ये क्रिमिनल ऑफेंस है, अनऑथराइज्ड एक्सेस करते हैं पेनाल्टी लगेगी। अगर आप बिना अथॉरिटी के फाइल्स डाउनलोड करते हैं, डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं या फिर किसी कॉन्टैमिनेट करते हैं यानी किसी के डेटा के साथ छेड़खानी करते हैं, वायरस डाल देते हैं या फिर टैम्पर कर देते हैं, जैसे कि किसी के डॉक्यूमेंट के को आप आगे पीछे कर देते हैं, ऊपर नीचे कर देते हैं, कोई एक वर्ड चेंज कर देते हैं जिससे पूरा का पूरा मीनिंग बदल जाए उस कॉन्ट्रैक्ट का, या फिर उसको डिलीट या डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इन सब डैमेजेस के लिए कॉम्पेंसेशन एंड पेनाल्टी तय की गई है, किसमें, आईटी एक्ट में, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा और पीछे चलेंगे हम, हाँ ये हो गया। अब यहाँ पे कौन पेनल्टी देता है, तो आईटी एक्ट का अपना कोई इंडिविजुअल एपेलेट ट्रिब्यूनल नहीं है। यहाँ पे एपेलेट, हर जगह हमने एपेलेट ट्रिब्यूनल पढ़ा है ना डिस्प्यूट एक्ट में, और इससे पहले भी आप देखेंगे कहाँ पे जाके अप्रोप्रिएट कौन सा है, जहाँ पे आप जाकर के अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आप जाकर के अपील करेंगे। तो आईटी एक्ट में अपना कोई एपेलेट ट्रिब्यूनल नहीं है। जो ट्राई का है ना, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी का, ट्राई जानते हैं आप, तो जो ट्राई का एपेलेट अथॉरिटी है उसी को यहाँ पे भी बनाया गया है कि आप भी आईटी एक्ट के अंदर अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वहां पे आप अपील कर सकते हैं, ठीक है। वही आपके लिए भी, आईटी एक्ट के लिए भी ट्राई की जो एपेलेट अथॉरिटी है वही आईटी के लिए भी एपेलेट अथॉरिटी का काम करता है, एपेलेट ट्रिब्यूनल का काम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके साथ कुछ प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना, तो आप एजुकेटिंग ऑफिसर के पास जाते हैं। यहाँ मैंने शॉर्ट में लिखा है, मान लो कि मेरे साथ कुछ गलत होता है, ठीक है ना, मैंने कोई कुछ किसी और के डॉक्यूमेंट के साथ कोई छेड़खानी नहीं की है, लेकिन मुझे कहीं से पकड़ के मेरे ऊपर ये दोष डाल दिया जाता है कि मैंने ही ये डॉक्यूमेंट को चेंज किया है, मैंने ही ये ऑनलाइन फ्रॉड किया है, तो मैं तो कहीं जाऊंगी ना न्याय के लिए। व्हाट विल, वेयर आई विल गो फर्स्ट, आई विल गो टू एजुकेटिंग ऑफिसर, ठीक है। मैं एजुकेटिंग ऑफिसर के पास जाऊंगी, एजुकेटिंग ऑफिसर के पास मैं गई, मैंने अपने कंप्लेन किया, उन्होंने छानबीन किया और मुझे रिजल्ट दे दिया, मुझे अपना ऑर्डर सुना दिया। उस अवार्ड के बाद भी अगर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं तो मैं 45 डेज के अंदर जाऊंगी एपेलेट ट्रिब्यूनल में, राइट। एपेलेट ट्रिब्यूनल में गई मैं 45 दिन के अंदर अपना कंप्लेन लेकर के कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ, मैंने ऐसा नहीं किया, मुझे जस्टिस चाहिए, ठीक है। एपेलेट ट्रिब्यूनल भी उस पर काम करती है, उन्होंने भी अपना जो भी इन्वेस्टिगेशन किया और अपना ऑर्डर दे दिया। अगर मैं तब भी सेटिस्फाई नहीं हुई, देन आई कैन एक्सेस हाई कोर्ट विद इन 60 डेज ऑफ दैट पर्टिकुलर अवार्ड, और 60 दिनों के एपेलेट ट्रिब्यूनल से अवार्ड मिलने के 60 दिनों के अंदर मैं हाई कोर्ट में भी क्या कर सकती हूँ, अपील कर सकती हूँ, ठीक है ना, न्याय के लिए। देन वहां पे वो और इन्वेस्टिगेशन करेंगे और फिर जो भी निर्णय देंगे वो मान्य होगा, ठीक है। साइबर क्राइम्स क्या क्या है, कौन कौन सी चीजों को साइबर क्राइम्स में रखा गया है, टेम्परिंग विद डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को टेम्पर करना मतलब समझ रहे हो ना, कुछ बदल देना, ऑल्टर कर देना, ठीक है। हैकिंग, बिना अनऑथराइज्ड एक्सेस कर लेना, किसी और के
आईडी को यूज करके, किसी और के आईडी पासवर्ड को यूज करके कुछ ऑब्सीन पब्लिश कर देना, जो कि ऑब्सीन है, नहीं होना चाहिए, जो इलीगल है, जो चीज नहीं होना चाहिए, वो आपने किसी और के आईडी को यूज करते हो उसको गलत ठहराने के लिए ऐसा किया, ये भी अनलॉफुल है। प्रोटेक्टेड पोर्टल्स को पर अनऑथराइज्ड एक्सेस करना, प्रोटेक्टेड पोर्टल्स मतलब जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है उसमें जाकर के इन कर लेना, उसको भी हैक कर देना, अनऑथराइज्ड एक्सेस अपने आप में है। ब्रिज कॉन्फिडेंशियलिटी, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट कॉन्फिडेंशियल है लेकिन आपने क्या किया, उसको शेयर कर दिया सबके साथ। बहुत कुछ होता है जो शेयर करने लायक नहीं होता, आपके साथ शेयर किया गया है लेकिन वहीं पर लिखा जाता है कि दीज आर कॉन्फिडेंशियल, लेकिन आपने अगर शेयर कर दिया, जैसे मैंने पासवर्ड शेयर करने की बात बताई, जो कि देते समय ही बोल दिया जाता है कि ये कॉन्फिडेंशियल है, तो आपने क्या किया, कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रिच किया, इसलिए भी आप क्या हो जाएंगे, दोषी हो जाएंगे। एंड नोइंगली क्रिएट डीसीएस फॉर अनलॉफुल पर्पसेस, आपने जानबूझकर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लिया है या किसी को दिया है कुछ अनलॉफुल काम करने के लिए, तो क्या हो गया, दीज ऑल कम्स अंडर साइबर क्राइम्स। यस, समझ में आया? यस मैम। ठीक है, देखो ये क्या है, ये मैंने सिग्नेचर वेरीफाइड, ये कुछ नहीं, मैंने एक डायग्राम के थ्रू बताने की कोशिश की है कि एक हैश फंक्शन होता है, द हैश रिप्रेजेंट्स ए सेट ऑफ नंबर्स एंड लेटर्स। मैंने जो बताया था ना, प्राइवेट की बनाते हैं, जो कंटेंट क्रिएट करता है वो हैश फंक्शन को यूज करके क्या करता है, उसमें प्राइवेट की लगा देता है। ये हैश फंक्शन कुछ नंबर जनरेट्स करते हैं, वो नंबर, इसका काम क्या होता है, जैसे हम एक्सेल में कुछ सर्च करते हैं ना, तो जैसे हमने कुछ डाला 10, तो उस एक्सेल में जितना 10 है सबको वो फाइंड आउट कर देता है, राइट, करता है ना, इसके अलावा वो कोई और काम नहीं करता है। ये हैश फंक्शन वही होता है, उस फंक्शन से देखो ओरिजिनल यहाँ पे देखो डेटा क्रिएट किया गया, हैश से इसको लॉक किया गया, ये इसका हैश नंबर हुआ, यानी ये इसका पासवर्ड मान लेते हो गया, ये डेटा को इनक्रिप्ट कर लेते हैं, इनक्रिप्ट यानी इनकोड कर दिया, ठीक है, सिग्नेचर मिल गया इसको। अब इसने क्या किया, पर्सन ने क्या किया, ये साइंड डेटा को पर्सन ए ने पर्सन बी के पास भेज दिया, यानी ये इनकोडेड कोडेड फॉर्म में जो इसने डेटा बनाया था उसको पर्सन बी को भेज दिया, और इसको क्या दे दिया, एक पब्लिक की दे दिया। पब्लिक की से इसने क्या किया, डी कोड किया। डिस्क्रिप्शन दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है जो मैं अभी कर्सर यूज कर रही हूँ, तुम्हें विजिबल है क्या? यस मैम। तो आप समझ सकते हैं, यहाँ क्या किया, डिक्रिप्ट किया। अगर ये डिक्रिप्ट कब करेगा, जब ये हैश इस हैश से मैच कर जाएगा, यानी नंबर 10 से मैच करेगा, सिर्फ नंबर 10 को ढूंढ के देगा वो, समझ में आ रहा है? मैच कर गया यानी कि सिग्नेचर वेरीफाइड। यही वेरीफाई करना हैश फंक्शन का काम है, इसीलिए जो एसिमेट्रिक क्रिप्टो कीज है वो बनाए जाते हैं हैश फंक्शंस को यूज करते हुए, जो एक नंबर जनरेट करता है, और जब तक दोनों नंबर मैच नहीं करेगा, किसका किसका, क्रिएटर का और एक्सेसर का, तब तक वो चीज ओपन नहीं होगा। समझ में आ गया? इस तरीके से दो पब्लिक एंड प्राइवेट की क्रिएट किया जाता है, मैच करने पर डॉक्यूमेंट खुलता है, तो आप कहते हैं कि ये सिक्योर डेटा है, ठीक है ना, हर कोई इसको एक्सेस नहीं कर सकता है। थोड़ा सा और बच गया है, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एंड डिजिटल सिग्नेचर, कर लेते हैं इसको। सबसे पहले डिजिटल सिग्नेचर क्या है, ये मेरे ख्याल से लास्ट ही होगा, यस ये लास्ट है, इसका कर लेते हैं। डिजिटल सिग्नेचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मैंने बताया था इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इज अ वाइडर टर्म, हर डिजिटल सिग्नेचर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का पार्ट होता है, पर हर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर डिजिटल सिग्नेचर नहीं होता है। तो डिजिटल सिग्नेचर को क्या करते हैं, यूज टू सिक्योर अ डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम डिजिटल सिक्योर को यूज करते हैं। मेनली यूज टू वेरीफाई अ डॉक्यूमेंट, जैसे हमने बताया था कुरियर वाले पर हमने साइन करते तो वो क्या वेरीफाई करता है, वो बस ये वेरीफाई करता है कि जिसको हमको सेंड करना था उसी को हमने सेंड किया या नहीं किया। समझ में आया? तो ये वेरीफाई करने के लिए यूज किया जाता है। ये सिक्योर, दोनों सिक्योरिटी का ही पर्पस है, दोनों का पर्पस है डॉक्यूमेंट को या इलेक्ट्रॉनिक डेटा को सिक्योर करना ही, लेकिन एक का मेन पर्पस है वेरीफाई करने का काम, ठीक है, क्रॉस चेक करने का काम, और एक का काम है उसको लॉक करने का काम। समझ में आया? डबल की जिसको हम, राइट, ठीक है। अ डिजिटल सिग्नेचर इज ऑथराइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय सर्टिफिकेशन ऑथोरिटीज, यानी डिजिटल सिग्नेचर
कौन देता है और कौन इस पे कंट्रोल करता है? सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज, जिसके पास सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो होता है, जो आपको दे सकता है, उसके द्वारा ये रेगुलेट होता है। यूजुअली नॉट ऑथराइज, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स आर नॉट ऑथराइज, कोई भी कर सकता है, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज फॉर मोर सिक्योरिटी फीचर्स, यानी कि यहाँ पे ज्यादा सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं। डिजिटल सिग्नेचर देने का मतलब होता है कि ज्यादा सिक्योर किया गया उस डॉक्यूमेंट को, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा कम सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं, इसमें बहुत ज्यादा सिक्योरिटी कंप्राइज्ड होगा, कॉम्प्राइज नहीं होगा। इट कंप्राइजेज ऑफ होता है ना, कंप्राइजेज भी सीओएम ही होगा ना, कंप्राइजेज, यस सही है। तो इट कंप्राइजेज ऑफ मोर सिक्योरिटी फीचर्स, यहाँ पे अधिक सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं, यहाँ पे कंपैरेटिवली कम सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं, राइट। कॉमन टाइप ऑफ डिजिटल सिग्नेचर्स आर बेस्ड ऑन अबॉर्ड एंड माइक्रोसॉफ्ट, ये हमको पता है, दोनों प्रोग्रामिंग है। और ये जो नॉर्मली जो डिजिटल सिग्नेचर होता है, ये अबॉर्ड एंड माइक्रोसॉफ्ट पर बेस्ड होता है। मेन टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इंक्लूड वर्बल, इलेक्ट्रॉनिक टिक्स और स्कैन सिग्नेचर। मतलब आपका बैंक में जब आपका चेक जाता है तो क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं ना, कहाँ से, जो स्कैन करके रखा था आपका अकाउंट ओपन करते समय, वो आपका सिग्नेचर स्कैन करके रख लेते हैं, राइट। उसके बाद वो वेरीफाई कर लेते हैं कि हाँ इसी ने दिया है या किसी तीसरे आदमी ने आदर्श का साइन करके भेज दिया है। स्कैन सिग्नेचर समझ में आ रहा है? ये स्कैन सिग्नेचर भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है। जो आपने वर्बली साइन किया वो भी है, और जो दो डबल टिक हो गया वो भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है। समझ में आया? तो ये जो है वो थोड़ा कम सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं, इसमें बहुत ज्यादा सिक्योरिटी फीचर्स होता है। मेन टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर क्या है? वर्बल हो सकता है, स्कैन्ड कॉपी ऑफ सिग्नेचर हो सकता है, या इलेक्ट्रॉनिक टिक्स हो सकते हैं, राइट। अ डिजिटल सिग्नेचर कैन बी वेरीफाइड, इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को हम वेरीफाई नहीं करते हैं, ठीक है। इट कैन बी वेरीफाइड बट इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स कैन नॉट बी वेरीफाइड। यहाँ पे प्रेफर्ड मोर देन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, एक सेकेंड, ठीक है। प्रेफर्ड मोर देन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ड्यू टू हाई लेवल्स ऑफ ऑथेंटिसिटी, ये ज्यादा प्रेफर किया जाता है। कौन सा? डिजिटल सिग्नेचर ज्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि इसमें हाई लेवल ऑफ ऑथेंटिसिटी है, ज्यादा रिलायबल है ये। और कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर लेस रिलायबल है कंपैरेटिवली, राइट। मेरे घर में मेरे जैसा साइन कोई भी और करके दे सकता है कुरियर वाले को, राइट। इतना ऑथेंटिक नहीं है जितना कि डिजिटल सिग्नेचर ऑथेंटिक है, राइट। और लास्ट है पर्टिकुलरली कंसर्न्ड अबाउट सिक्योरिंग, जो मैंने पहले ही बताया था, ये सिक्योर करने के लिए इसको यूज किया जाता है, प्रोटेक्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट को किया जाता है। ये सोज इंटेंट टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का मतलब है यू अग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस, राइट। आपने कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया, यही है आईटी एक्ट, ठीक है। इसमें कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछा जाएगा, अगर पूछा भी एक मिनट मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ। मेरे ख्याल से कम ही बच्चे हैं आपके क्लास में, ज्यादा तो है नहीं। मैं सीधा बता दीजिएगा कौन कौन सा रोल नंबर है, मैं बना दूँ। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, देखो। हाँ, रोल नंबर एक बार सीक्वेंस में बताते जाओ, मैं अटेंडेंस मार्क कर देती हूँ। यस,
अरे रोल नंबर 1 स्टार्ट करो। हाँ स्टार्ट। रोल नंबर 1 1 2 जो है वो बता दीजिए। 2 नेक्स्ट यस मैम और बताओ। 3 3 3 ओके मैम नेक्स्ट रोल नंबर 8 8 यस नंबर 4 7 4 भी है क्या? हाँ। ओके 8 के बाद 7 मैम 7 ओके और कौन? 10 10 नेक्स्ट 10 मैम जोर से बोलना जरा, आवाज मुझे भी कम आ रही है। मैम श्रेयस तुम 17 17 ओके हो गया ठीक है। नेक्स्ट मैम 19 ठीक है 20 हो गया। और नेक्स्ट 22 24 यस मैम 22 बोली वो 22 22 मनीषा ओके 23 और कौन है? 23 मैम भी है क्या? 23 ओके प्रेरणा यस यस और मैम कोई? 23 है। ठीक है और कोई? मैम रोल नंबर सीधा 30 मैम 30 ओके और कोई? एनीबॉडी लेफ्ट? नहीं ना, सबका हो गया ठीक है। आज मैंने अटेंडेंस आप सबको दे दिया